हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है सुदीप्तो कुंडू, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पार्थ सारथी एजुकेशन सर्विसेज। आप सभी का इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी का देखते ही देखते आज हम लोग 6th पार्ट पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने जो 5th पार्ट पढ़ा था उसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना था, कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, और हमने खूब सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने उस पार्ट को देख भी लिया होगा और उसमें दिए गए होमवर्क क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। सो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे पार्ट 6 में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज और पैरेलल क्या होता है? जब मैं अपने रेजिस्टेंसेस को एक के आगे एक लगाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, मैंने एक के आगे एक कनेक्ट किया, तो R1, R2, R3 ये तीन रेजिस्टेंसेस कहलाएंगे कि ये सीरीज में है। जब पैरेलल होता है तब मैं अलग अलग रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज को इस तरीके से एक दूसरे के नीचे प्लेस करता हूँ। जब ऐसे प्लेस किया जाता है R1, R2 और R3 को, तो हम कहते हैं कि ये पैरेलल है। ठीक है, सो हमारे घरों में कई जगह पे हम लोग सीरीज यूज़ करते हैं और मैक्सिमम केसेस में हम लोग पैरेलल यूज़ करते हैं। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है, इससे रिलेटेड फॉर्मूलेस क्या है, इससे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस कैसे बना सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। ठीक है, इसीलिए आप अंत तक बने रहिए और हर दिए हुए सवाल को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए पहले हम लोग अब सीरीज समझते हैं। तो सीरीज और पैरेलल दोनों को समझने के लिए मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ वाटर से। ठीक है, सो जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है, वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक टैंक से पानी फ्लो करेंगे और वो जो पानी फ्लो होगा वो एक सर्टन पाइपलाइन से जाएगा और उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए मैं कुछ पत्थर लगा दूंगा। ठीक है ना, तो वो पानी के फ्लो को थोड़ा सा रोकेंगे। तो पहले मैं सीरीज समझाता हूँ आपको। सो मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास ऐसे पाइपलाइंस है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टैंक है और उस टैंक से पानी सप्लाई होने वाला है, ये पाइप है और इस पाइप में कई जगह पे मैंने पत्थर लगा दिए। सो मान लीजिए इन जगहों पे अब पत्थर आने वाले हैं। सो मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा पत्थर है, ये उससे थोड़ा सा छोटा है, ये मीडियम साइज का है। ऐसे मैंने यहाँ पे 3 पत्थर लगा दिए जो कि मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, थोड़ा सा पानी के बहाव को रोकेंगे। और टैंक से ताकि पानी एकदम अचानक ना निकल जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नल लगा दिया जो कि हमारे की का काम करता है। सो देयर इज अ टैंक which is going to flow the water when I switch on the tap। तो जैसे ही मैंने टैप रिलीज किया तो यहाँ से जो है पानी फ्लो करने लग गया। अब पानी अच्छे से फ्लो कर रहा है और पानी फ्लो करते करते यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद क्योंकि ये सीधे एकदम नहीं फ्लो कर पाएगा तो थोड़ा सा ऐसे 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 जाएगा और वापस से इधर आके मिल जाएगा। सो जब ये इस रेजिस्टेंस से पार हुआ तो क्या पानी की स्ट्रेंथ जितनी इस टैंक से निकली थी, ठीक है, क्योंकि पानी जब बहना स्टार्ट किया होगा उसकी सर्टन स्ट्रेंथ रही होगी, वो एक बहाव से फ्लो करना स्टार्ट किया होगा, तो वो जो बहाव है, क्या वो बहाव यहाँ पे पत्थर से टकराने के बाद भी उतना ही रह जाएगा जितना यहाँ से ओरिजिनली लिखना था? नहीं। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे टकराने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई होगी, जितने से वो टैंक से निकली थी वो उसकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी उसको मान लेते हैं हम लोग V, क्योंकि हमने पढ़ा था V इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ। सो कुछ स्ट्रेंथ है, सर्टन स्ट्रेंथ V से टैंक से बाहर निकला था ये। अब टैंक से निकलने के बाद फ्लो करते करते जब ये R1 के पास आया तो यहाँ पे टकराने के बाद इसके स्ट्रेंथ में कुछ तो फर्क पड़ा होगा। सो मैंने मान लिया कि यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ कुछ तो चेंज हुआ एंड हो गया होगा V1। अब इसके आगे ये इसके बाद वापस इकट्ठा हो गया और वापस से इकट्ठा होने के बाद ये वापस से इसके थ्रू फ्लो हुआ। अब यहाँ पे इस पत्थर से कंपेरेटिवली ये पत्थर थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे जो भी इसका स्ट्रेंथ रहा होगा V1, क्या वैसे ही स्ट्रेंथ इधर आएगा? नहीं, उससे हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मैंने मान लिया कुछ वैल्यू V2। ठीक है, और वापस से ये सारा का सारा पानी इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होकर वापस से ये मिड रेंज पे गया, ये मिड वाले पत्थर पे जाके टकराया।
अब यहाँ पे इन दोनों से अलग है ये पत्थर, इसका मतलब यहाँ पे भी स्ट्रेंथ अलग ही कुछ आया होगा, जिसका वैल्यू हो गया मान लो V3। अब V3 करने के बाद ये सारा पानी वापस से फ्लो करके मेन टैंक पे वापस आ गया। अब ये जो पानी फ्लो हो रहा है, क्या ये पानी कहीं पे डिवाइड हो रहा है? Is this water dividing in some other different pipeline? No. All the water is getting collected again and all the stones are having the same amount of water. जितना पानी यहाँ पे R1 को मिला है उतना ही यहाँ पे R2 को मिला है और उतना ही यहाँ पे R3 को मिला है। ये पानी तो कहीं पे भी डिवाइड नहीं हुआ। और पानी जो है, पानी हम लोग अभी करंट के बराबर मानते हैं, इसको मान लेते हैं I। सो यहाँ पे टैंक से सर्टन स्ट्रेंथ का करंट या सर्टन वोल्टेज का करंट निकला, जो कि यहाँ से निकलने के बाद करंट I के फॉर्म में फ्लो करने लगा। अब ये जो करंट I है, ये तीनों रेजिस्टेंस मतलब R1, R2 और R3 से सेम अमाउंट में बहा। इसका मतलब I में कोई चेंज नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे कोई दूसरे पाइपलाइंस नहीं है। अगर यहाँ से एक और पाइपलाइन होता तो यहाँ से कुछ पानी उसमें चले जाता, यहाँ से एक और पाइपलाइन होता तो कुछ उसमें चले जाता और कुछ पानी इसमें सीधा जाता। बट क्या यहाँ पे और कोई पाइपलाइन है इस करंट को बांटने के लिए, इस वाटर को बांटने के लिए? नहीं। तो कोई यहाँ पे जो है I चेंज नहीं होगा, तो I उतने का उतना ही रह जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये पत्थर को टकराया, इसीलिए इसके स्ट्रेंथ में तो कुछ फर्क पड़ेगा, तो इसलिए V1, V2, V3 जो है ये हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आ गए। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके मम्मी ने आपको 100 रुपये खर्च करने दिए हैं और आपको 3 दुकान से सामान ले आना है, तो क्या आप तीनों दुकान में जो भी अलग अलग खर्चा करेंगे, क्या वो 100 से ऊपर हो सकता है? अगर आपको 100 रुपीज ही दिए गए थे तो नहीं। इसका मतलब आपने शॉप 1 में जो भी खर्चा किया, शॉप 2 में जो भी खर्चा किया, शॉप 3 में जो भी खर्चा किया, वो सब मिलाकर 100 ही होने वाला है। इसका मतलब ओरिजिनली जो आपको वैल्यू दी गई थी, आप उसको 3 अलग अलग जगह पे अगर डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, तीनों का टोटल वापस से ओरिजिनल के बराबर ही हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज V यहाँ पे V1, V2, V3 में बटा है। इसका मतलब अगर मैं अपने V1, V2, V3 को जोड़ लूंगा तो कहीं ना कहीं ये तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ के बराबर आ जाएगा। ये ओरिजिनल स्ट्रेंथ से तो ज्यादा नहीं हो सकते ना, क्योंकि इसी से तो ये बढ़ रहे हैं। इसका मतलब V1, V2, V3 को ऐड करूंगा तो आई शुड गेट बैक माई ओरिजिनल V। इसका मतलब V विल बिकम V1 प्लस V2 प्लस V3। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि V जो है ये V1, V2 और V3 के बराबर है। अब हमने ओहम्स लॉ पढ़ा था। ओहम्स लॉ के तहत हमने जाना था कि V इज इक्वल टू IR होता है। सो अब मैं हर एक V को IR से रिप्लेस कर सकता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे IR विल बिकम IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। Why so? Why have I not written I1, I2, I3? Because as I told you कि जब ये एक साथ ऐसे पाइपलाइन में फ्लो करेगा तो R1, R2, R3 तीनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगी, बिकॉज ये बट नहीं रही है। द करंट इज नॉट डिवाइडिंग इनटू एनी अदर पाइप, सो दैट इज व्हाई I जो है वो सभी में सेम है। इसका मतलब क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि I को मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर और अंदर ब्रैकेट में बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो I है और ये जो I है, ये दोनों सेम ही है, क्योंकि करंट तो हमेशा से ही पूरे सर्किट में सेम रहा है। सो करंट क्योंकि हर जगह पे सेम रहा है, इसलिए ये I से I कट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा, दिस इज कॉल्ड एज R इक्विवेलेंस। वाई इक्विवेलेंस? क्योंकि ये जो R है ये R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर का है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी, लेट से मेरे पास यहाँ पे आया 50, तो यहाँ पे ये 20 प्लस 10 प्लस 20 ऐसे रहे होंगे, मान लीजिए ऐसा। तो ये 20 प्लस 10 प्लस 20 इन सबको हटाकर आंसर आ रहा है मेरा 50 R इक्विवेलेंस। इसका मतलब ये है कि ये जो R इक्विवेलेंस की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे ये R1, R2 और R3 तीनों को हटाकर एक बड़ा सा पत्थर लगा सकता हूँ। ठीक है, तीनों को हटाकर एक बड़ा सा पत्थर लगा सकता हूँ जिसकी वैल्यू R इक्विवेलेंस के बराबर होगी, बिकॉज R इक्विवेलेंस ये तीनों की बराबरी कर देता है। सो R इक्विवेलेंस का मतलब द वैल्यू इज इक्वल टू ऑल द 3 पार्ट्स। आई बात समझ में? इसका मतलब R इक्विवेलेंस के वैल्यू को आप तीनों अलग अलग इंडिविजुअल पत्थर को हटाकर एक सिंगल पत्थर लगा दोगे तो R इक्विवेलेंस की वैल्यू आ जाएगी। सो जाने अनजाने में हमने इसी से अपना फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो क्या हम लोग स्कूल में इस तरीके से पाइपलाइन बनाएंगे?
नहीं, पाइपलाइन नहीं बनाएंगे हम लोग। स्कूल में इसको एक सर्किट डायग्राम के जरिए शो करेंगे। कैसे शो करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। सो जब आपको इसे स्कूल में ड्रॉ करना होगा तो स्कूल में आप ऐसे 3 रेजिस्टेंस लगा लीजिएगा सर्किट में। इसमें लगा लीजिए एक बैटरी और यहाँ पे लगा दीजिए एक स्विच, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सो ये जो भी बैटरी है इसका कुछ सर्टेन वोल्टेज होगा V। इससे जब हम लोग स्विच ऑन कर देंगे तो कुछ करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा जो कि हाई है। और यहाँ पे मैंने सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं, R1, R2 और R3। सो ये जो हमारा टोटल करंट है ये तीनों में फ्लो करके यहाँ से ये वापस आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमें ये डायग्राम शो करना है और इस तरीके से ये इसका है डेरिवेशन कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने इस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 में ओहम्स लॉ को यूज करके V को सब्स्टिट्यूट कर दिया I और R में। तो यहाँ से आ गया IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये जो I है ये हमारा पूरे के पूरे सर्किट में कॉमन था, इसीलिए हमने इन सभी को कॉमन निकाला और दोनों तरफ का I कट गया। तो R इक्विवेलेंस की जो वैल्यू है वो हो गई R1 प्लस R2 प्लस R3। कई जगह पे कई बुक्स में आपको R इक्विवेलेंस के बदले यहाँ पे RS भी लिखा हुआ दिख सकता है। RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, और रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो फॉर्मूला है वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया। अब इस पे एकदम बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन है वो है कि कंसिडर कि देयर इज अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड and it is connected to a cell having voltage 10 volt, ठीक है, and the value of the 3 resistances are 2 ohm, 1 ohm and 3 ohms respectively, ठीक है। so find out how much will be the current flowing through the circuit। ऐसा एकदम बेसिक लेवल का, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इसको तो क्वेश्चन ही नहीं बोलना चाहिए, ये बेसिकली हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास V की जो वैल्यू है वो दी हुई है 10 वोल्ट्स। रेजिस्टेंस जो है ये हमें निकालना पड़ेगा ये तीनों को कैलकुलेट करके, और हमें मेन चीज जो पूछी है वो है कि करंट कितना होगा। अब इसके लिए हमें R1 की वैल्यू दी है 2, R2 की वैल्यू दी है 1 और R3 की वैल्यू दी है 3। सो अब R इन सीरीज निकालने के लिए आई विल हैव टू यूज द फॉर्मूला R in series is R1 plus R2 plus R3. So it will become 2 plus 1 plus 3 which will come up to 6 ohms. अब हमें यहाँ से ohms law यूज करना है। V is equal to IR। इसका मतलब I is equal to V upon R। तो V कितना है हमारा? V है 10 और R in series का वैल्यू क्या है? 6। तो ये 10/6 मतलब 5/3। अब हम 5/3 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.66 एम्पियर, ठीक है। सो ये ऐसे टाइप के एकदम बेसिक से सवाल है जिसमें हमने कुछ नहीं, बस ये R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, ठीक है। सो देयर इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दिस सीरीज सर्किट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम दिस डेरिवेशन? द की टेकअवे इज in series the current remains same across all resistances। जो करंट की वैल्यू है I, ये R1, R2, R3 सभी पे सेम रहेगा। करंट remain same across all resistances, but the value of voltage, या आप इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी कह सकते हैं, the value of voltage is different across all resistances। जब ये करंट अलग अलग वैल्यू ऑफ R के थ्रू गुजरेगा तो हर किसी में स्ट्रेंथ बदल जाएगी। यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3 आ जाएगी, ठीक है ना। सो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज डिफरेंट बट द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम।
सो वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिफरेंट है एंड करंट सेम है। तो ये दोनों हमारे सबसे इंपॉर्टेंट की टेक अवेज है इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप सीरीज समझ में आया, उसका एक एप्लीकेशन क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसमें और बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना, काफी हाई लेवल तक के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है ना। सो पूरे इसमें बने रहिए। आई होप सीरीज समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं आगे पैरेलल की तरफ। अब पैरेलल जो है, पैरेलल को भी हम लोग उसी तरह वाटर फ्लो से पहले समझते हैं, और वाटर फ्लो से समझने के बाद हम लोग जो है उसका सर्किट डायग्राम बनाकर उसका डेरिवेशन देखेंगे, फिर उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सिलसिला शुरुआत होगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का। चलिए देखते हैं पैरेलल। सो पैरेलल के लिए हम लोग एक ऐसा सर्किट बनाते हैं, पाइपलाइन वाला सर्किट, जिसमें हमने क्या किया, इस बार अलग अलग पाइप्स में हमारे पानी को बांटने का बंदोबस्त किया। ये हमारा मेन टैंक है, यहाँ पे हमने लगा दिया अपना नल, ठीक है, वाटर टैप, और ये सारे पाइपलाइंस है जो कि बाद में चल के वापस से सारे के सारे पानी को सेम कर देगा। सो दिस इज द मेन टैंक। जैसे ही हम लोग नल को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से पानी फ्लो करने लग जाएगा। पानी यहाँ तक तो सेम है, लेकिन इस पॉइंट के बाद इसके पास 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो करने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी फ्लो कर सकता है, इधर भी फ्लो कर सकता है, इधर भी फ्लो कर सकता है। सो दिस इज द मेन टैंक। यहाँ से सारा का सारा पानी बाहर आएगा, तो यहाँ पे सर्टन स्ट्रेंथ है जिसको हमने लिख दिया वोल्टेज V। अब इन सारे के सारे पाइपलाइंस में मैं रख देता हूँ कुछ पत्थर अलग अलग साइज एंड शेप के। सो पहले वाले में ऊपर सबसे बड़ा पत्थर है, बीच में छोटा वाला है, और उसके बाद जो है लास्ट में हमने रख दिया एक मीडियम साइज का पत्थर, ठीक है। सो ये मेरे R1, R2 और R3 इस बार पैरेलल में लग गए हैं, ठीक है। अब इस टैंक से जो बाहर निकल रहा है वो है करंट I। अब ये करंट I यहाँ तक, इस पॉइंट तक तो सेम था, बट इसके बाद ये करंट तीनों हिस्सों में, या पानी तीनों हिस्सों में डिवाइड हो गया। आप ध्यान दीजिए, हम लोग अपने स्ट्रेंथ को उन पॉइंट्स पे देखेंगे जहां तक सारा का सारा करंट इकट्ठा होगा। जब वो करंट डिवाइड हो जाएगा तो हम उन पॉइंट्स पे उसका स्ट्रेंथ नहीं मेजर करेंगे। इसका मतलब सारा पानी इस पॉइंट पे इकट्ठा था, और इसके बाद इनसे घूम फिर के वापस से इस पॉइंट पे, इधर से घूम के वापस इस पॉइंट पे जो है वापस आकर इकट्ठा हो जा रहा है। इसका मतलब आई विल चेक माई स्ट्रेंथ अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स एंड नॉट ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे V नहीं चेक करूँगा, मैं अपना V इस पॉइंट और इस पॉइंट पे चेक करूँगा, बिकॉज V को तब चेक करना होता है जब सारा का सारा हमारा करंट या पानी एक जगह पे प्रेजेंट हो। जहाँ पे बढ़ जाते हो वहाँ पे V नहीं देखा जाता। इसका मतलब वी आर गोइंग टू सी द वोल्टेज ओनली अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे पानी जो है इधर जितना था इधर भी उतना ही है, तो इधर यहाँ पे जो है इन दोनों पॉइंट्स पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो हुआ वो इधर हुआ, लेकिन वो तो बटे हुए करंट पे हुआ, बटे हुए पानी पे हुआ। तो वहाँ पे मुझे जो रेजिस्टेंसेस की वजह से चेंज होगा, थोड़ा बहुत का फ्लक्चुएशन जो होगा स्ट्रेंथ का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना वोल्टेज वहाँ देखना है जहाँ पे सारा का सारा पानी इकट्ठा है, ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट में क्योंकि सारा पानी इकट्ठा है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ओरिजिनल के बराबर ही होगी। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज V ही रहेगा। इसका मतलब R1 को, R2 को और R3 को सेम वोल्टेज मिलने वाला है, ठीक है ना। R1, R2 एंड R3 ऑल आर गोइंग टू एंजॉय द सेम वोल्टेज बिकॉज वोल्टेज इज checked across 2 points where all the current is accumulated. Where it gets divided, we do not check the voltage. So that is why all the 3 resistances R1, R2, R3 are going to enjoy the same voltage V, ठीक है। But what is divided over here? As I said, कि the current is accumulated only up to this point. After that, the current got divided. Current जो है वो divide हो गया।
यहाँ पे जो है ये डिवाइड हो गया I1 में, यहाँ पे जो है ये बीच वाले में I2 और लास्ट वाले में ये हो गया I3। सो इसका मतलब करंट डिवाइड हुआ है, और ये सारा करंट वापस से जब यहाँ से फ्लो करके आएगा तो इस पॉइंट पे फिर से अपना वापस से I बना देगा, ठीक है ना। इसका मतलब जो मेरा I है, यहाँ पे जितना भी मेरा पानी है वही तो 3 हिस्से में डिवाइड होगा, ये सारे के सारे वापस से जब मिल जाएंगे फिर से I बन जाएगा। इसका मतलब कैन आई से दैट कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3? Yes, I can say that. Now, if we apply Ohm's law, अगर हम लोग ओहम्स लॉ लगाए तो ये I जो है ये V अपॉन R बन जाएगा, ठीक है। तो V अपॉन R बन जाएगा, तो मैं हर जगह पे I को रिप्लेस करके V और I से वो कर दूंगा, तो यहाँ पे जो है ये I बन जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू यहाँ पे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो यहाँ पे मैंने V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि वो हमेशा पॉइंट्स पे चेक करे जाते हैं, और इन पॉइंट्स में क्योंकि सारा पानी सेम है, वापस से इकट्ठा होकर आ गया है, इसीलिए V की वैल्यू इन पॉइंट्स के अक्रॉस में सेम होगी। तो R1 R2 R3 तीनों का वोल्टेज सेम रहेगा, इसीलिए यहाँ पे V को कॉमन लिखा गया है। तो उसी तरह से मैं V को कॉमन निकाल दूँ बाहर, तो ये बन जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू V, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और क्योंकि अब दोनों तरफ मेरे पास V है और V की वैल्यू सेम ही है, इसलिए V से V कट जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि V कट गया है तो ये बच जाएगा 1 अपॉन R। तो 1 अपॉन R यहाँ पे मैं RP लिख देता हूँ बिकॉज दिस इज पैरेलल। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से जो है हमारा पैरेलल का भी इक्वेशन निकल कर आ गया। जैसे सीरीज का था RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वैसे ही 1 अपॉन RP की वैल्यू है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से जो है हम लोग इस फॉर्मूले से पैरेलल के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। अब स्कूल में तो ये वाला डायग्राम नहीं चलेगा, तो स्कूल के लिए हमें एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है पैरेलल का। तो सर्किट डायग्राम बड़ा सिंपल है, इसमें जो है हम 3 रेजिस्टेंसेस ऐसे पैरेलल में शो कर देंगे, और यहाँ से जो है हमारा मेन बैटरी कनेक्ट कर देंगे। इधर लगा दिया की, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे है टोटल वोल्टेज V, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में भी टोटल वोल्टेज V। यहाँ पे होगा R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3, और यहाँ पे हमारा टोटल करंट I। अब ये I जो है ये 3 हिस्सों में स्प्लिट हो रहा है, दिस विल बिकम I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। तो इस तरीके से हमारे पास I1 I2 I3 आ गए, एंड ये हमारा डेरिवेशन है, जिसके बाद 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 तक हम पहुंच गए। आई होप ये समझ में आ गया। अब इससे भी हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स अ बेसिक क्वेश्चन। वैसे ही हमने यहाँ पे भी एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ किया जैसे पिछले बार किया था। इस सिंपल सर्किट में आई हैव कनेक्टेड 3 रेजिस्टेंसेस। The value of the 3 resistances are 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm. 5, 10, 15, and I have 30 volts battery. So V की वैल्यू 30 है, यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे 10 है और ये 15 है। हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें करंट कितना जाएगा, how much should be the current going in the circuit. So how to solve? What is asked? I is asked. Do we know the RP पैरेलल में कितना है? नहीं, वो तो निकालना पड़ेगा। We have R1 is equal to 5 ohms, R2 is equal to 10 ohms and R3 is equal to 15 ohms. So 5, 10 and 15, and we have V is equal to 30 volts.
Okay, so first of all we'll find out the RP, that is resistance in parallel. So for that the formula is 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Now 1 upon R1 में आ जाएगा हमारा 1 upon 5, यहाँ आ जाएगा 1 upon 10 और थर्ड वाले में आ जाएगा 1 upon 15. अब हमें क्या करना है, तीनों के बेस अलग अलग है तो तीनों के बेस को सेम कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं फिर उससे. सो अगर मैं देखूँ तो तीनों एक नंबर पे जिस पे जा सकते हैं वो है 30. 30 बनाने के लिए मुझे इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो नीचे किया तो ऊपर भी किया. इसे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे किया तो ऊपर भी किया. और इसे करना पड़ेगा इंटू 6, नीचे ऊपर दोनों जगह. तो दिस विल बिकम 6 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 30. आई होप ये बात समझ में आई. और इससे हमारा निकल के आएगा 11 अपॉन 30. देखिए यही पे काफ़ी सारे बच्चे गलत कर देते हैं. हमने अभी जो आंसर निकाला है ये आरपी का नहीं है, ये 1 अपॉन आरपी का है, 11 अपॉन 30. इसका मतलब इसी का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें आरपी निकालने के लिए, हो जाएगा 30 अपॉन 11. आई होप समझ में आया होगा. सो अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. अब देखिए इसका अगर 11 थ्रीजा करूंगा तो 33, इसका मतलब करीब करीब 2.8 समथिंग के आसपास इसका आंसर निकल के आएगा, है ना, क्योंकि ये 33 तो है नहीं. तो 33 आता तो फिर ये थ्रीजा हो जाता, तो 3 से थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा. 3 से थोड़ा सा कम वैल्यू करीब करीब 2.8 के आसपास कुछ आना चाहिए. ठीक है, उसको तो डिवाइड करके निकल जाएगा. हालांकि क्या हमारा यहाँ पे आरपी निकालने का मेन पर्पस था? नहीं. क्या पूछा था हमें तो करंट पूछा था. तो करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है. तो क्यों फालतू में उसको सॉल्व करें, इसको हम लोग सीधे इधर डाल देंगे. तो वी कितना है हमारा 30 है, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन 11 है. तो ये 11 चले जाएगा कहीं ऊपर, तो 11 अगर ऊपर गया इट विल बिकम 30 अपॉन 30 इंटू 11, 30 से 30 कट और हमारे करंट की वैल्यू आ जाएगी 11 एम्पियर. इसीलिए इस पॉइंट पे इसको सॉल्व मत करिए. अगर आप इसको अगले वाले स्टेप में डालते तो देखिए कितने आसानी से कट के सीधा आंसर आ जाता है 11 एम्पियर. तो ये है एक तरीका. ये जनरली आपको स्कूल में यही तरीके से सॉल्व करना है. ठीक है ना, दिस इज वन वे. ठीक है, दिस इज मेथड नंबर 1. यही मैक्सिमम सिखाया जाता है स्कूल में. एक दूसरा तरीका भी है, ये थोड़ा सा लॉजिकल तरीका है. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आई. और अभी हमने पढ़ा था कि ये जो आई है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होके I1 प्लस I2 प्लस I3 बनता है. तो अभी अभी हमने डेरिवेशन में पढ़ा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना. सो अगर मुझे ये तीनों I पता चल गए तो इन तीनों को टोटल करूंगा तो मेरा टोटल I आ जाएगा. तो ये तो ज़्यादा आसान है. अब इसको कैसे निकालना है, I1 क्या था, I1 वॉज V अपॉन R1. सो V कितना है हमारा, टोटल V इज 30, R1 की वैल्यू कितनी है 5 है. तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो दिस विल गिव मी 6 एम्पियर. इसका मतलब I1 की वैल्यू 6 एम्पियर आ गई. ऐसे ही मेरे को I2 निकालना है, V अपॉन R2. V की वैल्यू 30 है, R2 की वैल्यू 10 है, ये कट के आ जाएगा मेरा 3 एम्पियर. तो I2 की वैल्यू 3 है. और ऐसे ही I3 जो है ये आ जाएगा V अपॉन R3, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 15, तो कट के आ जाएगा 2 एम्पियर. अब मेरे पास 6 प्लस 3 प्लस 2. सो अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ क्या मुझे 11 आता है? यस, बिल्कुल आता है. 6 प्लस 3 प्लस 2 गिव्स मी 11 एम्पियर. तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने पहले आरपी सॉल्व किया. आरपी सॉल्व करने में यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ा. यहाँ पे नंबर थोड़े इजी थे तो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई. हालांकि कभी अगर मुश्किल नंबर दे दिए जिसकी एलसीएम लेने में ही काफी सारे बच्चे गलत कर देते हैं तो आपके आरपी की वैल्यू गलत आएगी. अगर आपकी आरपी गलत हो गई तो फिर इसमें डालोगे तो यहाँ पे टोटल आंसर भी गलत आएगा. तो मैं आपको बस इतना दिखाना चाह रहा था कि आप मेथड 1 को फॉलो करके भी जैसे आंसर ला सकते हैं वैसे ही एक मेथड 2 भी है. मेथड 2 ज़्यादा आसान है क्योंकि ये लॉजिकल ऐसे है कि ये जो टोटल आई है ये मेरे I1, I2 और I3 के बराबर हो जाता है. तो इज अ वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन.
ठीक है ना। सो इस बेसिक लेवल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको 2 मेथड से बताया, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। स्कूल में कौन सा चलेगा? वैसे देखिए ये भी चलेगा, क्योंकि डेरिवेशन में हमने ये i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 पढ़ा, सो लॉजिकली इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो आप इस मेथड से भी करके आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि पढ़ाते वक्त स्कूल में जनरली ये मेथड पढ़ाया जाता है, तो देख लीजिए आपको जैसा जो सही लगे आप कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम निकल के आएगा, ठीक है ना। सो दिस इज मोस्ट preferred by the schools because they basically want you to find out RP by using the formula of 1/RP, ठीक है। 1/RP के फॉर्मूला का यूज वो लोग आपसे देखना चाहते थे, इसीलिए जनरली स्कूल का मोस्ट प्रेफर्ड मेथड ये होता है। इसमें क्या है कि आपको RP निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, इसमें बिना RP निकाले हमने इसको सॉल्व कर दिया, सो दैट इज वाई वो ज्यादा प्रेफरेबल होगा। ये भी सेम है, आंसर तो इससे भी आता है, बट हो सकता है कि आपको उससे मार्क्स मिले, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको दोनों टाइप समझ में आ गए, आपको सीरीज और पैरेलल भी समझ में आ गया। अब ये हमने कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ना है। उससे पहले की टेक अवेज फ्रॉम पैरेलल। पैरेलल का क्या टेक अवे है? पैरेलल में भी ऐसे ही 2 पॉइंट्स है टेक अवे के, कि यहाँ पे द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रिमेन्स सेम across all resistances, है ना, the value of voltage remains same across all resistances, but the value of current changes। करंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, तीनों रेजिस्टेंस पे आपका i1, i2, i3 अलग अलग आएगा, तो करंट जो है ये चेंज होता है, लेकिन जो वोल्टेज है ये सेम रहता है। ये हमारे पैरेलल के 2 की टेक अवे है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब सीरीज और पैरेलल को हम लोग समझ गए हैं, अब हमें इसका कुछ एप्लीकेशन देखना है। सो फर्स्ट विल सी द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, हमारे डोमेस्टिक सर्किट में कैसे होता है, सीरीज पैरेलल के और क्या यूजेस होते हैं। एक बार इसका एप्लीकेशन देखने के बाद हम लोग इसमें अब फिर लास्ट में न्यूमेरिकल्स करेंगे, अलग अलग प्रकार के, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन। सो अगर हम बात करें डोमेस्टिक सर्किट की, इफ वी टॉक अबाउट आवर डोमेस्टिक सर्किट मतलब जो हम लोग जनरली अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है। सो डोमेस्टिक सर्किट में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, इंडिया में जो हमारे घर में पावर सप्लाई आता है वो पावर सप्लाई 220 वोल्ट्स का होता है, ठीक है। इन इंडिया इट इज 220 वोल्ट्स। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें यूएस से, तो यूएस में 110 वोल्ट्स होता है, ठीक है। इन इंडिया इट इज 220 वोल्ट्स, वेराज इन यूएस इट इज 110 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डोमेस्टिक सर्किट का क्वेश्चन दिया, सो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें वोल्टेज की वैल्यू गिवन ना हो। डोमेस्टिक सर्किट बोलते ही आपको इंडिया में वैल्यू 220 लेनी है। सर हमें कैसे समझ में आएगा कि यूएस का लेना है, इंडिया का रहना है? हम कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में रह रहे हैं, है ना। सो इसीलिए हमें इंडिया ही अज्यूम करते हुए v की वैल्यू 220 लेनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गई। अब जब हम लोग डोमेस्टिक सर्किट की बात करें इंडिया में 220 है घर में, तो घर में हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, फैन भी है, लाइट भी है, टीवी भी है, फ्रिज भी है। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप घर में यूज करते हैं वो सारे के सारे रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि वो करंट को कंज्यूम कर रहे हैं, करंट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसका मतलब ईच एंड एवरी डिवाइस दैट यू सी एट होम इज अ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है। अब सवाल ये उठता है फिर कि डोमेस्टिक सर्किट में इन सारे फैन, लाइट, एसी, फ्रिज, इन सबको लगाना कैसे है? सीरीज में लगाना है या पैरेलल में लगाना है? सीरीज पैरेलल में अब हमने की टेक अवेज देख लिए थे। सीरीज में करंट की जो वैल्यू है वो तो सेम रहती है, बट वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना। इसका मतलब
R1 में अलग वोल्टेज आएगा V1, R2 में अलग आएगा V2 और R3 में अलग आएगा V3। इसका मतलब वोल्टेज की वैल्यू अलग होगी। पैरेलल में हमने देखा कि वोल्टेज तो सबके अक्रॉस में सेम होगा, V1, V2, V3, ऐसा नहीं होने वाला इसमें, है ना। तो यहाँ पे जो है R1, R2, R3 सभी के अक्रॉस में हमारा वोल्टेज V ही रहेगा, V चेंज नहीं होगा और करंट चेंज होती रहेगी। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली देखते हैं। देखिए आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वॉट एवर द इलेक्ट्रिकल डिवाइस बी, वेदर बी अ ट्यूबलाइट और वेदर इट बी अ फैन और वेदर इट बी अ टीवी और एन एसी, कोई भी हो इनमें से, इन सभी का जो वर्किंग वोल्टेज है, the working voltage of all these devices is 220 volts। ये जितने भी हमारे पास अलग अलग डिवाइस है, इन सभी का जो वर्किंग वोल्टेज होता है ये 220 वोल्ट होता है। इसका मतलब हम लोग अपने अलग अलग डिवाइस को V1, V2, V3 की वैल्यूज नहीं दे सकते। हमें चाहिए कि सबका जो वोल्टेज है वो सेम रहे, तो वोल्टेज हम चाहते हैं सेम रहे। और दूसरे लॉजिक से देखिए, एक ट्यूबलाइट को जितना करंट चाहिए, क्या एसी को भी उतना ही करंट चाहिए? नहीं, ट्यूबलाइट को बहुत कम करंट चाहिए, है ना। कंपैरेटिवली एसी को बहुत ज़्यादा करंट चाहिए। इसका मतलब कैन आई अफोर्ड टू कीप द वैल्यू ऑफ माई करंट सेम इन द एंटायर सर्किट? क्या मैं पूरे सर्किट में वैल्यू ऑफ ये करंट को सेम रख सकता हूँ कि जितना करंट ट्यूबलाइट को मिला उतना ही फैन को, उतना ही टीवी को, उतना ही एसी को? नहीं, मुझे करंट को एज पर द डिवाइस रिक्वायरमेंट चेंज करते रहना पड़ेगा। एसी को ज़्यादा करंट देना पड़ेगा, ट्यूबलाइट को कम करंट देना पड़ेगा। इसका मतलब आई वांट कि करंट की जो वैल्यू है वो अलग अलग रहे अलग अलग डिवाइस में, बट जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, क्योंकि सभी का वर्किंग वोल्टेज 220 है, तो मैं चाहता हूँ कि वोल्टेज की वैल्यू सेम रहे, करंट की वैल्यू डिफरेंट हो। इसका मतलब हमारे डोमेस्टिक सर्किट में कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा, सीरीज या पैरेलल? ऑब्वियसली बात है पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम था और करंट हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग में चेंज होने वाला है। इसीलिए हम लोग डोमेस्टिक सर्किट में जो है पैरेलल को यूज करते हैं, सीरीज को नहीं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आती है अगर हम लोग सीरीज में किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक सर्किट में इस तरीके से 3 रेजिस्टेंसेस लगा रहा हूँ और मान लीजिए डोमेस्टिक सर्किट है, इसलिए यहाँ पे 220 वोल्ट लगा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास एक टीवी है, एक ट्यूब है और एक फैन है, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए 2 ओहम्स है, ट्यूब का जो है मान लीजिए 1 ओहम है और फैन का जो है ये मान लीजिए 3 ओहम्स है। तो ऐसे 3 अलग अलग डिवाइसेस के 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस है। अब यहाँ से 220 से जो करंट जाएगा, ये करंट की वैल्यू इसमें और इसमें तो सेम ही रहेगी, तो दिस आई डू नॉट वांट। बट जो मेरा वोल्टेज है ये V, ये तो तीनों में अलग अलग आ जाएगा, V1, V2, V3 की वैल्यू अलग आएगी। इसका मतलब हो ना हो 220 स्प्लिट होने वाला है, किसी भी डिवाइस को 220 का करंट नहीं मिलेगा, 220 का वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो आपने घरों में देखा होगा कि कई बार लो वोल्टेज हो जाता है, तो लो वोल्टेज के कारण आपके घर के जो लाइट है वो डिम लाइट हो जाते हैं, है ना, वो थोड़े से ऐसे डिम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्टेज कम हो गया है, वोल्टेज 220 नहीं आ रहा, है ना। 220 के बदले मान लो 180 हो गया, 190 हो गया। सो जैसे ही वो 180, 190 हो गया तो आपके घरों के जो ट्यूबलाइट्स है, फैन है, वो सब के सब जो है वो डिम हो गए। फैन की स्पीड कम हो गई अचानक, लाइट की ब्राइटनेस कम हो गई अचानक, होता है ना ऐसा। इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ से ये 220 को स्प्लिट करके V1, V2, V3 डालूंगा तो यहाँ पे चलने वाला हर एक डिवाइस जो है वो डिम हो जाएगा। तो क्या हमारे घरों में सारे के सारे सब्सटेंसेस रोज ऐसे डिम में होते हैं? नहीं, इसका मतलब वो सीरीज में नहीं होता। तो ये तो हमें समझ में आ गया। एक तो करंट भी तीनों में सेम जा रहा है, ट्यूब में जो है कम चाहिए था, फैन में उससे थोड़ा ज़्यादा और टीवी में उससे और ज़्यादा, लेकिन क्या ऐसा होगा? नहीं, यहाँ पे करंट जो है वो सब में सेम जाने वाला है। सो आई डू नॉट वांट सेम करंट फॉर ऑल डिवाइसेस एंड आई ऑल्सो डू नॉट वांट द वोल्टेज टू गेट डिवाइडेड, बिकॉज ऑफ विच आई एम गोइंग टू अवॉइड माई सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और क्या डिसएडवांटेज है? और ये डिसएडवांटेज है कि सीरीज में हमेशा एक ही स्विच कनेक्टेड होता है। जैसे ही मैंने ये स्विच को ऑफ किया, क्योंकि करंट सब में सेम जाता है, तो स्विच को ऑफ करने से सब में एक साथ करंट ऑफ हो जाएगा।
मैं कभी भी इनके लिए इंडिविजुअल स्विच लगा ही नहीं सकता। कैसे लगाऊंगा, प्रैक्टिकली सोच के देखिए। चलिए मेन स्विच मान लेते हैं, इसको ऑफ करने से सब ऑफ हो जाएगा। मैंने टीवी के लिए यहाँ पे एक अलग सा स्विच बनाया, अब मैंने इसको ऑन कर दिया तो टीवी भी चल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए एक और स्विच लगाया तो ट्यूब भी चल रहा है, यहाँ पे मैंने एक और स्विच लगाया तो मेरा फैन भी चल रहा है, ठीक है ना। तो तीनों अभी ऑन है, तीनों चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए मेरे को अभी ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं है, मेरे को जो है एकदम फ्राइडे नाइट को आराम से टीवी देखना है फैन लगा के फुल स्पीड पे, एंड मैं जो है कोई मूवी देखने वाला हूँ। तो मैंने जो है रूम को अंधेरा करने के लिए यहाँ पे ट्यूबलाइट ऑफ कर दिया। जैसे ही मैंने ट्यूबलाइट ऑफ कर दिया, मेरी सर्किट यहीं पे ब्रेक हो गई। कभी भी करंट एक ब्रोकन सर्किट में नहीं चलती। अगर आपने यहाँ पे, तो चलो स्विच है, इसको ऐसे समझिए, मान लो ये कंप्लीट होता है, यहाँ से मैंने वायर तोड़ दिया, तो ये जो सर्किट है ये यहाँ के बाद करंट वापस से कहाँ ले आ पा रहा है, तो ये ब्रोकन सर्किट कहलाएगा। ब्रोकन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। तो बात तो कुछ ऐसी ही हुई ना, जैसे ही मैंने ट्यूब के सामने का स्विच यहाँ पे ऑफ कर दिया, वैसे ही पूरी सर्किट जो है ब्रेक हो गई, और ब्रोकन सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। इसका मतलब ट्यूब ऑफ करने के साथ साथ आपका टीवी और फैन भी अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब आप सीरीज सर्किट में कभी भी इंडिविजुअल स्विच नहीं लगा सकते। चलेंगे तो सब चलेंगे और बंद होंगे तो सब एक साथ बंद हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका ट्यूब खराब हो गया, खराब हो जाना बंद हो जाना एक ही बात है ना, फिर से बात वही हुई, आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो ट्यूब तो खराब हो गया है, लेकिन टीवी और फैन भी नहीं चलेंगे। अब प्रॉब्लम ये भी होगी आपको कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सी चीज खराब हुई है। चलना तो सभी बंद कर दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या टीवी और फैन खराब हुए थे? नहीं। लेकिन आप तो अपना स्क्रू ड्राइवर लेके सब खोलते बैठोगे, है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये खराब हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये तीनों ही नहीं चल रहे। आई होप समझ में आ रही है बात। तो इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि इट हैज ओनली वन स्विच फॉर ऑल। So if I have to note down the disadvantages of series in a domestic circuit, the first one would be it divides the voltage. So different device will never get 220 volts. This is the first. Second is the current is same for all devices. So whether they require or not, all the devices is going to get the same current. So sometimes what happens, some devices like AC which requires more current will get less, and sometimes tube light which requires very less will get more. So that is why all the devices getting same current is not a good idea for a domestic circuit. So this is the second disadvantage. Third disadvantage is कि we have only one switch for all the devices. So if we turn one off, all the devices will get turned off. If one gets spoiled or one gets some defect, then others will also stop to work. ठीक है, so ये हमारे 4 disadvantages नोट किए। पहला डिसएडवांटेज था कि हमारा वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, दूसरा था कि करंट सेम रहता है, तीसरा है कि वन स्विच फॉर ऑल होते हैं, चौथा है कि एक भी डिवाइस डिसफंक्शनल हो गया तो बाकी सारे डिवाइसेस भी काम करना बंद कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3 और 4 सिमिलर है, बट देखिए एक में स्विच ऑफ करने की बात की, दूसरे में खराब होने की बात की। कंसेप्ट वाइज दोनों सेम थे, बट पॉइंट वाइज दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। एक और बात, अब ये एक ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। यहाँ पे जो मेरा सबसे छोटा रेजिस्टेंस है वो है 1, ठीक है, दिस इज 1 ओम। अगर लेकिन मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करके RS निकालूं तो यहाँ पे मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, ठीक है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 में 2 प्लस 1 प्लस 3, दिस विल गिव मी 6 ओहम्स। सबसे छोटा मेरा कितना था? 1। सबसे बड़ा मेरा कितना था? 3। यहाँ पे ना तो 1 आया ना तो 3 आया, ये तो सबसे मतलब इन सभी से बड़ा आया 6 ओहम्स। इसका मतलब मेरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस काफी हाई हो गया, सबसे ज्यादा जिसका रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा हो गया, है ना। तो जब मैं सीरीज में कभी अपने सर्किट को कनेक्ट करता हूं तो उसमें रेजिस्टेंस सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आता है। जबकि इन्हीं 3 रेजिस्टेंसेस को अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया होता, if I had connected them in parallel 1, 2 and 3, so पैरेलल में अगर मैं कनेक्ट करता तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ऐसे आ जाता, है ना। यहाँ पे 1, 2, 3 वही तो है। इसका मतलब इसका अब मुझे निकालना पड़ेगा LCM। LCM निकालने के लिए मुझे 6 बनाना पड़ेगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, इसको करूंगा 3 से और इसको करूंगा 6 से। सो नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। सो ये हो जाएगा मेरा 6 + 3 + 2
11/6। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 11/6। 11/6 तो 1/RP की वैल्यू है, इसका मतलब RP होगा मेरा 6/11। अगर ये 6/11 है, ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट्स में आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नीचे अगर जो है 6 है और ऊपर मेरा 6 है और नीचे अगर 11 है, अगर ये 12 होता, 11 के बदले अगर 12 होता तो ये बेसिकली हाफ हो जाता, है ना। हाफ होता मतलब 0.5 होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हाफ से भी, क्योंकि ये 11 है, ठीक है, तो हाफ के ही करीब करीब वैल्यू आएगी हमारी, 0.56 ऐसे ही कुछ आएगी। इसका मतलब यहाँ पे 0.5 0.6 मान लिया मैंने, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। अगर मैं इसको ये 0.6, तो यहाँ पे अगर 10 होगा तो 0.6 होगा, 12 होगा तो 0.5 होगा। इसका मतलब 0.55 के अराउंड ही कुछ आएगा इसका आंसर, है ना। तो 0.55 के आसपास कुछ आंसर है इसका। सो इसका मतलब ये है, मुद्दे की बात ये है, सीरीज में जो हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था, हमारा टोटल RS की वैल्यू उससे भी ज्यादा बड़ी आ गई। बट पैरेलल में हमारा जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस था 1, ओवरऑल RP की वैल्यू हमारी उससे भी छोटी आ गई, 0 पॉइंट में आ गई। इसका बड़ा तो बहुत दूर की बात है, सबसे छोटे से भी छोटा आ गया। इसका मतलब ये कि सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ विच द टोटल करंट डिक्रीजेस, whereas in a parallel combination the overall resistance of the circuit decreases because we have connected them in parallel, and if the total resistance decreases the value of current increases. करंट हमें ज्यादा मिलता है पैरेलल में एज कंपेयर टू सीरीज। आई होप ये आपको समझ में आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस। हमने सेम वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस को कंपेयर किया। सीरीज में जो है 6 आया और वही पैरेलल में करीब 0.5 के आसपास कुछ आया। इसका मतलब ये कि अगर हम लोग सीरीज और पैरेलल में कंपेयर करें तो पैरेलल में हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हमारे सबसे छोटे वैल्यू से भी कम होता है, और सीरीज में सबसे बड़े वैल्यू से भी बड़ा हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो अगर मैं 3 जो सबसे बड़ा था उसके ऊपर कुछ भी ऐड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 3 से बड़ा आएगा आंसर। सो द फिफ्थ पॉइंट ऑफ disadvantage in series over parallel is कि the value of total resistance increases because of which the current decreases. I hope आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आए। तो हमारे 5 पॉइंट क्या क्या थे, दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहला था the voltage is different across all the resistances, so no one gets 220. Second is the current is same, whether you require or not, the current value will be same across all the resistances. Third is one switch for all. If you turn one off, all the other devices will also get turned off. Okay. Fourth is if one device is dysfunctional, then rest all the device will also stop working. This is the fourth point. And the fifth point is, we saw now the total resistance of the circuit increases. It is even higher than the biggest resistance in the circuit. Okay. So because of which total resistance increases and the value of current decreases. This is why we generally do not connect our devices in series when we use in a household. घर के अंदर हम लोग कभी भी सीरीज में कनेक्शन नहीं करते, पैरेलल में करते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलिए। सो ये सारे हमारे सीरीज और पैरेलल की बातें हो गई। ठीक है। अच्छा, फिर सर ये सीरीज को कहीं यूज करे कि ना करे? अगर नहीं करते तो फिर ऐसा बनाया क्यों गया है? आपने दिवाली के दौरान में अपने घर में डेकोरेशंस तो देखे होंगे, तो उन डेकोरेशंस में ऐसे मालाएं लगती है लाइट्स की, और आप एक स्विच ऑन करते हो तो सारी लाइट्स ऑन हो जाती है, देखा है ना। इसका मतलब ऐसे डेकोरेटिव लाइट्स, ठीक है, बहुत सारे छोटे 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 लाइट्स। क्या ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप इंडिविजुअली जाके सारे के सारे छोटे छोटे लाइट को ऑन करो? नहीं, हम लोग वहां पे उसे सीरीज में लगाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा उसमें जनरली कोई ऐसे एक लाइट नहीं खराब हो रही है, उसमें अगर खराब होती है तो काफी लंबे उसमें हमें दिखता है कि काफी सारे लाइट्स ऑफ हो गए। क्यों? क्योंकि ये सारे सीरीज में है। सो शायद उनमें से एक ही बल्ब खराब हुआ होगा, बट आप ढूंढोगे कैसे उसको? तो पूरी की पूरी माला बंद हो जाती है तब लाइट की, है ना। तो बेसिकली ये डेकोरेटिव लाइट्स में यूज होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये सारे बल्ब्स, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो करंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है छोटे छोटे में, बट बिकॉज वो लाइट ही बहुत छोटी है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो भी जाने से हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सो हम लोग डेकोरेटिव लाइट्स के लिए सीरीज को यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, दिवाली लाइट्स में यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो ऐसी कुछ ही जगहों में सीरीज का एप्लीकेशन होता है, ज्यादातर हम लोग हाउस होल्ड में पैरेलल ही लगाते हैं।
ठीक है ना। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अभी क्लियर है। सो एप्लीकेशन में एक हमने डोमेस्टिक सर्किट देख लिया। इंडिया में 220 वोल्ट होता है, यूएस में 110 होता है। इंडिया में हम लोग, या इंडिया में क्या कहीं पे भी हम लोग जनरली डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन टू कनेक्ट डिवाइसेस एट होम। ठीक है, उसके बाद अभी हमने देखा डेकोरेटिव लाइटिंग, एग्जाम्पल दिया था मैंने दिवाली लाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। आई होप आपको डोमेस्टिक सर्किट का समझ में आ गया होगा। दूसरा एक एप्लीकेशन है, ठीक है, ये हमारा पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन है फॉर मेजरिंग डिवाइसेस। मेजरिंग डिवाइसेस मतलब जैसे हम लोग एमीटर यूज करते हैं, यूज टू मेजर करंट। और हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं, यूज टू मेजर वोल्टेज। ठीक है, अब ये जो मेजरिंग डिवाइसेस है, एमीटर और वोल्ट मीटर, इसको हमें कैसे लगाना है? इसको हमें सीरीज में लगाना है, इसको हमें पैरेलल में लगाना है, इसको अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए अब ये दोनों की कहानी हम देखेंगे। ये साइड आई होप आपने लिख लिया होगा, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एमीटर का काम क्या है? एमीटर का काम है करंट को मेजर करना। ठीक है, और वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्टेज को मेजर करना। एक एक करके समझते हैं। अब मान लीजिए मेरे को ये जानना है कि ये R1, R2 और R3 के अक्रॉस में कितना करंट जा रहा है। हाउ मच इज द करंट ट्रेवलिंग थ्रू R1, R2 एंड R3। तो ये अगर मुझे जानना है तो मुझे अब क्या मैं हाथ लगा करके जानूंगा ये कितना है? R1, R2, R3 के वैल्यू को जानने के लिए मेरे को एक एमीटर लगाना चाहिए कि इसके अंदर कितना कितना करंट जा रहा है। अब ये एमीटर जो है, ये एमीटर को अगर मैं इनके ऐसे पैरेलल में लगा देता, लेट सपोज अगर मैं पैरेलल में लगा देता, तो अभी हमने देखा कि ये जो I है, ये I फिर यहाँ पे स्प्लिट हो जाता I1 और यहाँ पे I2 में। इसका मतलब मुझे यहाँ पे जो एमीटर की वैल्यू मिलती वो तो I1 की मिलती है ना। ये R1 के अक्रॉस में तो ये I2 जा रहा था। I2 तो मुझे पता ही नहीं लगता, क्योंकि इसके अंदर मुझे जो भी वैल्यू दिखती वो तो I1 की होती। तो क्या मुझे रियल वैल्यू ऑफ करंट गोइंग थ्रू R1 मिलता? नहीं। इसीलिए कंसेप्ट ये है कि एज करंट रिमेन सेम इन अ सीरीज, हेंस जितना भी करंट R1 में जा रहा है उतना ही R2 में और उतना ही R3 में। तो अगर मुझे इनको जानना है तो इनको जानने के लिए मुझे अपना एमीटर जो है इसे भी सीरीज में लगाना चाहिए। तो फिर इधर जो भी मुझे करंट की रीडिंग मिलेगी उतनी ही करंट R1, R2 और R3 में भी फ्लो कर रही होगी। ठीक है, सो एमीटर इज हेंस कनेक्टेड इन सीरीज। सो एक चीज तो हमने इधर जान ली कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है। रीजन भी कि सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है, तो R1, R2 और R3 के अक्रॉस में कितना करंट जा रहा है ये जानने के लिए मुझे एमीटर सीरीज में लगा के ही फायदा मिलेगा। क्या मैं यहाँ पे ये चाहूंगा कि ये जो एमीटर है ये खुद में ही बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर दे? फिर तो करंट आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो मैं चाहता हूं कि इसका जो रेजिस्टेंस है मिनिमम से मिनिमम रहे, ताकि करंट इजीली इसके थ्रू फ्लो कर सके और सब में जा सके। इसका मतलब पहली बात तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एंड सेकेंड इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। क्योंकि ये करंट को मेजर कर रहा है, इसीलिए करंट को तभी वो अच्छे से मेजर कर पाएगा जब उसकी खुद की रेजिस्टेंस लो रहेगी। ठीक है, इट इज हैविंग मिनिमम रेजिस्टेंस। लो भी क्या, ये तो मिनिमम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इसमें मिनिमम चाहिए। सो आई होप आपको एमीटर का यूज समझ में आया। एमीटर इज यूज टू मेजर करंट
इट इज यूज्ड इन सीरीज एंड इट हैज मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके अंदर मिनिमम होती है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो एमीटर के बारे में 3 चीजें आपको जाननी है। पहला, एमीटर करंट मेजर करता है, दूसरा उसे सीरीज में लगाया जाता है, तीसरा उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होती है। आई होप ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरे डिवाइस की, जो है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, सो वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर हमें अब कैसे लगाना चाहिए। अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर मेरे सर्किट में मैंने 3 रेजिस्टेंस को R1, R2 और R3 को ऐसे पैरेलल में लगा दिया, तो पैरेलल में लगाने से इनके अक्रॉस का जो वोल्टेज है ये हमेशा मेरे को सेम मिलेगा। अगर मैंने इनके सीरीज में ऐसे वोल्टेज को लगा दिया, वोल्ट मीटर को लगा दिया, तो फिर इनका जो भी वैल्यू आएगा वोल्टेज का, यहाँ पे तो एक अलग वैल्यू आ जाएगी। लेट्स से ये V1 आएगा, ये V2 आएगा। इसका मतलब सीरीज में लगाने से मैं इनका ओरिजिनल वोल्टेज V1 कभी मेजर ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वोल्ट मीटर खुद भी एक तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना। अगर ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसका मतलब ये खुद भी एक रेजिस्टेंस है, और अगर ये खुद भी एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे ये सारे रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस के सीरीज में आ गए। ये सब पैरेलल है, बट ये सब इसके सीरीज में है, इसलिए यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2। इसका मतलब मैं वोल्ट मीटर में जो भी वोल्टेज देख रहा हूँ वो इनके बराबर का वोल्टेज नहीं है, क्योंकि इनका तो V1 था। इसका मतलब ये कि अगर मेरे को इनका वोल्टेज जानना ही है तो मुझे यहाँ पे अपना वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मुझे R1, R2, R3 के अक्रॉस में कितना वोल्टेज चल रहा है वो यहाँ पे इजीली मेजर हो पाए। सो वी कनेक्ट द वोल्ट मीटर इन पैरेलल बिकॉज वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज एंड वोल्टेज इज सेम इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे करंट जो है ये तो तीनों में बंटने वाला है, I1, I2, I3। बट मैंने अभी अभी कहा कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्ट मीटर है, ये खुद भी तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है ना। सो अगर ये एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है तो करंट तो इसमें भी फ्लो करने की कोशिश करेगा। ये I1, I2, I3 के बाद इसमें भी जाएगा I4। बट क्या इसके अंदर से हमें करंट निकालना है? नहीं, क्योंकि इसका काम तो वोल्टेज मेजर करना था, करंट मेजर करना तो था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर ज्यादा करंट जाए। इसके अंदर जो ये I4 जाए ये निग्लिजिबल जाए, एकदम ना के बराबर जाए। तो अगर मैं नहीं चाहता हूं कि इसके अंदर करंट एंटर करे तो मुझे इसका रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब वोल्ट मीटर शुड हैव मैक्सिमम वोल्टेज, और यू कैन से वेरी हाई वोल्टेज। Oh, sorry. This should be resistance. So voltmeter should have maximum resistance, or you can say very high resistance. ठीक है। So अभी एमीटर में हमने देखा it is used to measure current, it is used in series and it has minimum resistance. Voltmeter is used to measure voltage, used in parallel and has high resistance. So ये है हमारे यूजर्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल के यूजर्स में हमने 2 एप्लीकेशन देखे। एक हमने डोमेस्टिक सर्किट में देखा कौन से में क्या लगाना है और क्यों नहीं लगाना है, और उसके बाद अभी हमने एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है, इनके बारे में पता किया कि कौन सी चीज किसके लिए यूज होती है। उसके अंदर सीरीज होना चाहिए, उसको सीरीज में लगाना चाहिए, पैरेलल में लगाना चाहिए, या उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। आई होप एप्लीकेशन आपको क्लियर